अब जब हमने आपको राग के आरोह अवरोह के बारे में बताया, पकड़ के बारे में बताया, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि राग में कौन सी वो विशिष्ट स्वर संगतियाँ हैं जो राग को बनाती हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि राग सिर्फ आरोह अवरोह से बनता है या पकड़ से बनता है। मैंने ज़रूर आज के व्याख्यान में राग तिलक कामोद के आरोह अवरोह और पकड़ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया, कारण कि वो उसकी वक्रता, उसकी चाल, उसके स्वरूप को जानने के लिए आरोह और पकड़ बहुत ज़रूरी है। और भी रागों के लिए है, लेकिन आज तिलक कामोद की बात कर रही हूँ। अब इसके अलावा विशिष्ट स्वर संगतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। विशिष्ट स्वर संगतियाँ क्यों? क्योंकि इन्हीं स्वर समुदायों से, इन्हीं स्वर संगतियों से जो है राग आगे बढ़ता है, राग का स्वरूप बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या राजस्थान से ही भारत बना है। भारत को जानना है तो सभी प्रांतों को जो है, सभी राज्यों को जानना ज़रूरी है। सभी को मिलाएंगे तो वो भारत बनेगा। इसी प्रकार से सभी स्वर संगतियों को मिलाएंगे तो वो राग बनेगा। और इस राग की स्वर संगतियाँ इस प्रकार से हैं। पनी सा रे ग सा, पहला पनी सा रे ग सा, दूसरा रे पा म ग सा नी, रे पा म ग सा नी, तीसरा प प नी नी सा, प प नी नी सा, चौथा रे म प ध म ग, रे म प ध म ग, पांचवा म प सा प, म प सा प। अब इसको हम दो भागों में भी बांट सकते हैं पांचवे का। म प सा जाते हुए आरोहात्मक, सा प अवरोहात्मक। अब सबको मिला दिया जाए। पनी सा रे ग सा नी, प प नी नी सा, रे म प ध म ग सा नी, प प नी नी सा, रे म प ध म प सा प, सा प ध म ग सा नी, प नी सा रे ग सा नी, प प नी नी सा। ये जितनी भी स्वर संगतियां मैंने आपको बताई, पहले मैंने आपको अलग अलग बताई कि ये पहली स्वर संगति है या पहला स्वर समुदाय है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पांचवा है। तो इस प्रकार से ये जो अलग अलग स्वर संगतियां हैं, ये मिलकर जो है राग तिलक कामोद को बनाती हैं। तो किसी भी राग को जानने के लिए उसकी जो संरचना है, उसमें जिन स्वर समूहों का मुख्य रूप से उनका महत्व है, उनका प्रयोग किया जाता है या उनका योगदान रहता है, उनको यदि हम जान ले तो राग को जानना बहुत आसान हो जाता है। राग का विस्तार करना, विशेषकर जब हम उसकी आलापचारी करते हैं, वो करना बेहद आसान हो जाता है। तो राग को हम इस प्रकार से जाने। अक्सर विद्यार्थीगण कहते हैं कि ये राग बहुत मुश्किल है या अमुक राग जो है वो हम नहीं कर पाते। यदि इस प्रकार से स्वर समुदायों को बताया जाए तो मुझे लगता है बहुत आसान हो जाएगा विद्यार्थियों को राग को समझने में। ये अलग बात है कि जितना रियाज करेंगे वो राग उतना ही जो है खिलता चला जाएगा, उतना ही उस पर पकड़ जो है आपकी होने लगेगी। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको सिद्ध कर पाएंगे। फिर से देखते हैं। पनी सा प पनी नी सा, रे म प ध म ग, रे म प ध म प सा प ध म ग सा नी, प
नि सा रे ग सा। एक और स्वर संगति है, रे प म ग सा नी। देखिए गाते गाते जब राग को ऐसे गाए तो गाते गाते स्वर संगतियां ध्यान में आने लगती है। रे प म ग सा नी, प नि सा रे ग सा। इन स्वर संगतियों को आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ये स्वर संगतियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस राग की संरचना में। क्यों इनको जानना जरूरी है? क्योंकि यही स्वर संगतियां हैं जो राग को उसके समप्रकृतिक राग से अलग करती हैं, यानी उस डिफरेंस को बताती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके समप्रकृतिक राग कौन से हैं? देश और सोरठ। तो देश और सोरठ से किस प्रकार से इसको भिन्न किया जाएगा, ये स्वर संगतियां आपको बताती हैं। इस राग में जहां पर हम कहें कि गांधार और षड्ज का ग सा, ये स्वर संगति, रे म, ये स्वर संगति, रे प, ये स्वर संगति, प सा, ये स्वर संगति, सा प, ये स्वर संगति। तो ये दो स्वरों की जो स्वर संगति, इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आपको आलापचार्य मदद करेंगे। प नि नि सा, पंचम और निषाद की प नि, स्वर संगति प नि सा, सा रे ग सा नी ग सा, गांधार और षड्ज की, रे प म ग, ऋषभ और पंचम की, रे म प ध म ग, तो ऋषभ और मध्यम की, रे म प ध म ग सा नी, धैवत और मध्यम की, रे म प ध म, धैवत और मध्यम की, रे म प ध म प सा ध म, धैवत मध्यम, ध म प सा, पंचम और षड्ज तार सप्तक के, प सा प, तार सप्तक के षड्ज की और पंचम की, सा प ध म ग सा नी, प नि सा रे ग सा, रे प म ग सा नी, प नि नि सा। देखिए सुगम संगीत हो या चित्रपट संगीत हो, बहुत से ऐसे गाने हैं, बहुत से ऐसे गीत हैं, बहुत से ऐसी रचनाएं हैं जो आपको इन स्वर संगतियों को सुनते सुनते आपको जहन में आ रही होंगी कि कौन सा गीत आप जानते हैं जो इस राग से, इस स्वर रचना से, इस आरोह अवरोह से, इस चलन से जो है मिलता है। तो आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, हम भी आपको इसमें मदद करेंगे। चलिए हम सबसे पहले एक सरगम गीत गाते हैं, जिसमें राग के स्वरों का, उसकी संरचना का हमें बहुत स्पष्ट उदाहरण मिलता है। साथ ही साथ हम यदि इस सरगम गीत को गाएंगे तो हमको आगे बंदिशें गाने में, राग को जानने में बहुत सुगमता होगी। ये सरगम गीत जो है ये हमने क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 से लिया है, जहाँ पंडित भातखंडे जी ने इसके बारे में पूरा हमें विस्तार से इस राग को बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। 3 ताल में ये रचना है सरगम गीत की, और तबले पर मेरे साथ संगत कलाकार हैं श्री कुलदीप कुमार जी, जो कि पंडित मिथिलेश झा जी के शिष्य हैं। देखिए संगीत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जब भी किसी शिष्य का नाम लिया जाता है तो उससे पहले गुरु को जानना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी प्रथम गुरु पंडित शंकरनाथ पाटिल जी रहे, और मेरी दूसरी गुरु विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी रही। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये परंपरा, यानी इस शैली, इस परंपरा को हम जो है आगे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सरगम गीत 3 ताल या त्रिताल मध्य लय में है। हम इसको अद्धा ताल में भी गा सकते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है अद्धा ताल, जिसे पंजाबी ताल भी कहते हैं, और वो भी 16 मात्रा की है। आ
ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा। देखिए वो सभी स्वर संगतियां इसमें आ रही हैं जो मैंने आपको इससे पहले बताई। धिन ता ता धिन ता नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा। अंतरा देखते हैं, ये बंदिश सम से शुरू हो रही है और अंतरा भी सम से ही आरंभ हो रहा है। म प नि नि सा रे सा रे ग रे प म ग नि सा म प नि नि सा रे सा रे ग रे प म ग नि सा प नि सा रे सा प ध म ग सा रे प म ग नि सा प नि सा रे सा प ध म ग सा रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा। अब देखिए वही स्वर संगतियां मैं इस सरगम गीत में गाऊंगी तो आपको विस्तार कैसे किया जाता है वो समझ में आ जाएगा। प नि सा रे नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग सा रे ग रे प म ग सा रे ग सा नि प नि सा प नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा नि प नि सा रे ग सा रे प म ग सा नि प नि सा रे प म ग सा नि प नि सा रे प म ग सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे रे म प रे म प ध म ग रे म प ध म प सा प म प सा प ध म ग सा रे ग सा नि। जो खास चीज सा रे ग सा नि सा रे ग सा नि प नि सा रे ग सा नि प प नि नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा। सभी वही स्वर समुदाय हैं और इन स्वर समुदायों को अच्छे से याद करने पर, अच्छे से इसका रियाज करने पे ये राग बहुत ही सुगम हो जाता है। लेकिन मैं बंदिशों पर अभी नहीं आई हूँ, स्वर विस्तार पर नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सरगम गीत गा रही हूँ और जो स्वर समुदाय, विशिष्ट स्वर समुदाय, विशिष्ट स्वर संगतियां मैंने आपको बताई उनको यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ।
नि प नि सा नि प नि सा प नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे प म ग सा रे ग सा नि प नि नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग सा नि प नि प नि सा रे ग सा नि प नि सा नि प नि सा रे ग सा नि प नि प सा प नि प सा सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे प नि सा। तो कोई तो गीत आपके जहन में घूम रहा है जो बिल्कुल इन स्वर संगतियों को लेते हुए या इससे मिलता जुलता। देखिए, हम जब सुगम संगीत की बात करते हैं, चित्रपट संगीत की बात करते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत हमें ये क्या कहना चाहिए, ये हमको फ्रीडम है कि हम उसको थोड़ा दूसरे रागों पर भी ले जा सकते हैं। जैसे एक गीत आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सुमधुर गीत है, आओगे जब तुम साजना अंगना गाना बहुत कॉमन है। तो अब इस गीत को जब आप गाएंगे तो आपको तिलक कामोद बिल्कुल सामने नजर आएगा। आना रे आना रे ना जब तुम सजना अंगना मैं समझती हूँ यदि इस प्रकार के उदाहरणों से आपको गीत बताए जाए। राग अपने आप घूमता है। किसी भी राग को जब हम अभ्यास करते हैं तो एक समय तक, एक लंबे समय तक उस राग को गाना पड़ता है या बजाना पड़ता है ताकि राग आपके भीतर रच बस जाए। तो हम आज के संदर्भ में कहें कि विद्यार्थियों को हम यदि ये कहें कि इस राग को गाते हैं, कभी कभी उनकी व्यस्तता होती है, तो यदि क्योंकि हमें ये फैसिलिटी है कि हम रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, मोबाइल पे सुन सकते हैं, तो क्यों ना सुने। राग को बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे तो राग अपने आप ही जो है हमें अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार के जो गीत है, शास्त्रीय संगीत की जो ठुमरियाँ हैं, दादरा है, या हम कहें फिल्मी गीत है, या किसी एल्बम से कोई सुगम संगीत है, इनको गाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो राग के आसपास लेके जाते हैं। एक अलग बात है कि जब हम ऐसे गीतों को गाते हैं तो क्योंकि वहाँ पर सुगम संगीत लाइट म्यूजिक को फोकस किया होता है, तो जो म्यूजिक कंपोजर है जिसने वो गीत बनाया है, कंपोज किया है, वो कहीं ना कहीं इस शिथिलता को लेता है कि वो कहीं कोई और स्वर समुदाय किसी और राग का जो खूबसूरत लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, वो उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस गीत को जो है सुंदर बनाने में, उसको मधुर बनाने में, उसमें थोड़े बहुत प्रयोग जो है वो करते हैं, उस गीत को एक नया रंग देने में। लेकिन जब हम बंदिश को गाते हैं या जब हम शास्त्रीय संगीत को गाते हैं तो हमें उसकी प्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी स्वर संगतियाँ हैं, उन स्वर संगतियों को हमको विशिष्ट रूप से बताना है, जैसे हमने इस सरगम गीत में बताया। नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा नि प नि सा रे ग नि सा रे ग रे प म ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग नि सा नि प नि सा रे म ग रे प म ग सा रे ग सा नि सा रे ग रे
रे म प ध म प सा प ध म ग सा रे ग सा नी प नी सा प नी प सा रे प नी सा रे ग नी सा रे ग रे प म ग नी सा नी प नी सा। तो जब इसको हम गाते हैं तो स्वाभाविक है कुछ स्वर समुदाय जो है वो देश राग में भी प्रयोग होते हैं, सोरठ में भी होते हैं। तो जब मैं इन रागों का अंतर आपको बताऊंगी तब ये आपको जो है स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि अंतर क्या है। क्योंकि जब राग में हमें अंतर पता चलेगा तो हम विस्तार करते वक्त उसका स्पष्ट ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्वर समुदाय प्रयोग हो, राग जो है वो बिगड़ जाए। राग का प्रयोग करो, राग में स्वरों का प्रयोग सोच और समझ कर होना चाहिए कि कितना प्रयोग जो है वो जायज है, कितना प्रयोग है जो राग के लिए उसके चलन को, राग के स्वरूप को बनाता है, न कि उसके स्वरूप को बिगाड़ता है, कहीं और लेकर जाता है, जिसे हम आविर्भाव और तिरोभाव कहते हैं, जो संगीत की टर्म्स है। आविर्भाव मतलब आना, तिरोभाव तो तिरोहित हो जाना, कहीं और चले जाना। सुर राग के लेकर कुछ और सुर ऐड कर दिया तो किसी और राग में चले गए और फिर पुनः जो है वो उस राग की याद आई तो वापस उस राग में आ गए। तो ये जो है आविर्भाव और तिरोभाव कहा जाता है। तो हम किसी राग में जरूर हम खूबसूरती के लिए कुछ फ्रेजेस कभी कभी जो है आविर्भाव और तिरोभाव करते हैं, लेकिन जब हम राग की प्रैक्टिस कर, जब राग को सीख रहे हैं तब हमें इस प्रकार के प्रयोग या एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। पनी पसा सा नी पनी सा रे गनी सा रे ग रे पा म गनी सा नी पनी सा रे गनी सा रे ग रे पा म गनी सा रे म प द म प सा प द म ग सा रे गनी सा रे म प द म प सा प द म ग सा रे गनी सा नी पनी सा रे गनी सा रे ग रे पा म गनी सा म पनी नी सा रे सा। अब यहाँ पे देखिए म पनी नी सा ऐसे भी प्रयोग किया जाता है। म प सा ये बहुत ज्यादा प्रबल है, सा प ये भी प्रबल है, लेकिन इसको सोरठ अंग से गाते हैं तो म पनी नी सा इसका भी प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने स्पष्ट रूप से पंडित भातखंडे जी ने इसका प्रयोग किया है। म पनी नी सा पनी सा म पनी नी सा रे सा रे ग रे पा म ग रे सा म पनी नी सा रे सा रे ग रे पा म ग नी सा पनी सा रे सा प द म ग सा रे पा म ग नी सा पनी सा रे सा प द म ग सा रे पा म ग नी सा नी पनी सा रे ग नी सा रे ग रे पा म ग नी सा नी पनी सा रे ग नी सा नी पनी सा रे ग नी सा नी पनी सा रे ग नी प सा। तो ये तो एक सरगम गीत था जो कि इस राग में पंडित भातखंडे जी द्वारा क्रमिक पुस्तक मालिका में दिया गया है। और सरगम गीत गाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जब सरगम गीत गाते हैं, विशेषकर विद्यार्थियों को जब बताते हैं तो वो उसको गाते 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 हम एक शब्द कहें कि बिल्कुल वो याद हो जाता है। और याद हो जाने के बाद जो राग के जो खास स्वर समुदाय है वो याद नहीं करने पड़ते। इनको गाते गाते आप अपने आप ही उस तरह की भी शिक्षा आपको होती चली जा रही है और आपको ये पता है कि इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं इस राग में जो प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। जैसे नी प नी सा रे ग नी सा, तो मैंने आपको बताया प नी सा ये स्वर समुदाय, रे ग नी सा ये स्वर समुदाय प्रयोग होता है। तो कैसे प्रयोग होता है, बंदिश में कैसे आएगा, वो यहाँ पर समझ में आता है। म प सा प द म ग सा, म प सा प सा पंचम और तार सप्तक की षड्ज की संगति ये कैसे होगी, ये भी समझ में आएगी। एक और विशिष्टता है इस राग की, ये जब राग गाया जो जाया जा रहा तो उसमें तीव्र निषाद, जैसे कि पहले श्लोक में भी आया
कि तीव्र निषाद यानी शुद्ध निषाद। देखिए नी तो कभी तीव्र होता ही नहीं है, अलावा मध्यम स्वर के कोई भी स्वर तीव्र नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हमारा संगीत है वो 7 स्वरों पर आधारित है। 7 यानी सा रे गा मा पा धा नी, और ये सभी शुद्ध स्वर हैं। इनमें रे गा धा नी जो है वो कोमल, 4 स्वर जो है वो कोमल रूप भी लेते हैं, यानी वो शुद्ध भी होते हैं, और जब विकृत रूप लेते हैं तो कोमल भी हो जाते हैं। और मध्यम शुद्ध भी होता है और मध्यम जो है वो तीव्र रूप लेता है, जिसे कि हम शार्प कहते हैं अंग्रेजी में। कोमल हम फ्लैट कहते हैं। तो जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर खिसकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कोमल हो जाता है। और इसका मतलब रे ग ध नी, ये स्वर चारों ऐसे या तो वो शुद्ध मिलेंगे या वो कोमल होंगे, वो कभी भी तीव्र नहीं होंगे। यदि कोई संगीतज्ञ या किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में आप पढ़ते हैं कि इसमें तीव्र गंधार प्रयोग होता है, तो आप समझिए, या प्रयोग हो कि वो चढ़ी गंधार है, तो आप समझिए कि वो उसका मतलब कोई तीव्र गंधार, जैसे तीव्र मध्यम जैसा कोई तीव्र गंधार सुर अभी तक नहीं बना है, तो वो नहीं, उसका मतलब है कि शुद्ध गंधार। तो पहले बोलचाल की भाषा में या अभी भी संगीतज्ञ बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि चढ़ी गंधार लगाओ, इसमें चढ़ी ऋषभ है, इसमें तीव्र निषाद है। इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि ये स्वर कभी भी तीव्र नहीं हो सकते, ये या तो शुद्ध होंगे या कोमल होंगे। तो तीव्र का मतलब वो कोमल और तीव्र से ले रहे, यानी वो शुद्ध जो निषाद है। मध्यम स्वर ऐसा है जो या तो शुद्ध होता है या फिर तीव्र होता है, वो कोमल कभी नहीं होता। तो इसमें मध्यम जो है वो हम चढ़ी मध्यम कहें, इसका मतलब तीव्र मध्यम। कोमल का मतलब होता है, कोमल मध्यम को यदि कहता है वैसे तो नहीं होता, लेकिन वो शुद्ध मध्यम। तो इसमें एक विशेषता जो है वो बताकर मैं अपना आज का व्याख्यान समाप्त करूंगी कि इसमें कभी कभी जो है कोमल निषाद का भी प्रयोग होता है। तो कैसे प्रयोग होता है और ये एक विवादी स्वर के रूप में प्रयोग होता है, इसके बारे में हम आगे आपको अपने अन्य व्याख्यानों में आपको बताएंगे। तो जो उदाहरण मैंने आपको दिया है उस उदाहरण से आप इस राग का अभ्यास कीजिए। आज के व्याख्यान से आपको बहुत जानकारी जो है तिलक कामोद के बारे में मिलेगी। जो आप अभ्यास अभी से करेंगे तो राग अभी से आपके सामने जो है स्पष्ट होता चला जाएगा, और आपको राग के बारे में उसके ऊपर पकड़ जो है आप बहुत अच्छे से अपनी शुरू से ही बना पाएंगे। इसके साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे फिर अगले व्याख्यान में इसी राग की हम आपको चर्चा करेंगे। नमस्कार।